प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों आज का ये हमारा वीडियो 2 है, पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2। एक पार्ट मैंने डाल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का बिकॉज इट वाज इम्पोर्टेंट, सो आई टुक अनदर वीडियो अनदर पार्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसका डिटेल हमने जाना था और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है वो हमने जाना था। लेट अस स्टार्ट विथ फर्दर। हमने जो स्टॉप किया था पेज नंबर है 13, इसमें हेडिंग 3 है सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है, सेपरेशन ऑफ पावर। ये वीडियो 2 है, चलिए देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर इट इज ऑल्सो अ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 हम जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एंड नंबर 3 इसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियरी। तो बच्चों ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, है ना। 3 ऑर्गन में पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है, जुडिशरी। अब चलिए मैं इसका थोड़ा सा वन पॉइंट में बताता हूँ क्या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है, टू मेक लॉ, है ना, टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, मेड बाय लेजिस्लेचर। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी का काम सबको पता है, ये हमारे सोसाइटी में जस्टिस, लॉ शुड प्रिवेल, जस्टिस शुड प्रिवेल, है ना। और जुडिशरी के लिए इन्होंने अलग टॉपिक दे दिया है फॉर, मैं लिख देता हूं खाली, फॉर मेंटेनिंग judiciary, for maintaining judiciary available to all without prejudiced। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और जुडिशरी क्या करता है, सबको लॉ के सामने सब लोग बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पैसे वाला हो, विदाउट प्रिजुडाइज, बिना पक्षपात के। प्रिजुडाइज मतलब पक्षपात, बिना पक्षपात के सबको समान मतलब अधिकार देता जुडिशरी। कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, है ना। अभी जुडिशरी के लिए आपका सेपरेट चैप्टर में डिटेल्ड स्टडी है। अभी जस्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस पेज, देन वी विल गो इन डीप वट एवर इज गिवन इन योर चैप्टर। चलिए पढ़ता हूं मैं। तीनों ऑर्गन मैंने पढ़ लिया, पेज नंबर 13 पे हूं। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। ये किसको रेफर करता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे एमपी एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोग हम जिनको इलेक्ट करके भेजते हैं, है ना। दीज आर लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। The legislature refers to elected representative. The executive is a similar group of people who are
रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, है ना। इनका क्या काम है? एग्जीक्यूट द लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट, है ना। जो लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है, वो भी जिस डायरेक्शन में बना है ताकि बेनिफिट ऑफ ऑल, है ना, उनको एग्जीक्यूट करना है। आगे चलते हैं। The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of the book, refers to the system of courts in the country. ये किसको रेफर करता है? सिस्टम ऑफ कोर्ट। कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये दीज आर द कोर्ट्स। कितना दिया है आप में वो हम देखेंगे, उसके हिसाब से ही करेंगे। बट ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के जो हमने समझ लिया। तीनों ऑर्गन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर टू मेक लॉ, जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं। जुडिशरी जो विदाउट प्रेजुडिस सबको लॉ जजमेंट देते हैं, बिना किसी प्रेजुडिस के लिए कोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑर्गन, अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different power. अब Constitution क्या बोलता है कि भाई आपका पावर सेपरेट है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जुडिशरी में, है ना, जुडिशरी में आप इंटरफेयर नहीं करते, सबको सेपरेट पावर दिया है एंड दे आर इंडिपेंडेंट। जुडिशरी के अंदर ये लॉ वाले नहीं आ सकते हैं। थोड़े पावर्स दे रखे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वो लोग गलत ऐसा लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है, अगर उसको वायलेट कर रहा है, देन जुडिशरी कैन उसको रिव्यू कर सकता है कि भाई आपने ऐसा क्या लॉ बना दिया है कि वो सबके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा मूलभूत वो था कि बेसिक्स था, उसको वायलेट कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल राइट, हम सब का अधिकार है टू लीव, हम रहें, टू गो एनीवेयर इन इंडिया, टू सेटल, टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। कहीं भी हम जाके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री की किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, हमारा अधिकार है। नोबडी कैन डिनाई यू। कोई भी ऑक्यूपेशन हम कर सकते हैं, नोबडी कैन डिनाई यू। हमको बोलने का आजादी है, हम अपना किसी को हर्ट न करते हुए जो हम चाहे मन में वो बोल सकते हैं। इट शुड नॉट बी एंटी नेशनल, बट हमको बोलने की आजादी है। ऐसा नहीं तुमको बोल दिया चुप रहो तो तुम्हारे मन में अंदर ही अंदर कूड़ रहे हो, कोई अंदर ही अंदर घुट रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कौन देता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मान लो जो लेजिस्लेचर वालों ने ऐसा लॉ बना दिया कि अब क्या होगा, एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता है। कोई स्टेट बोलेगा, महाराष्ट्र बोलेगा भाई यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, एमपी से कोई भी हमारे स्टेट में नहीं आएगा। अगर उन्होंने लॉ बना दिया तो दैट विल कम अंडर द रिव्यू ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी विल वाइड दैट लॉ, उसको वाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मूलभूत अधिकार है कि अखंड भारत, एक भारत, तो उसको अगर वायलेट कर रहा है तो ये जुडिशरी के पास पावर है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे लॉ को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन बेसिक्स है उसको वायलेट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, देन दे कैन वाइड मीन्स उस लॉ को पूरी तरीके से जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने पढ़ लिया कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है तीनों के बीच में। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो जो आगे जो है फंडामेंटल राइट, चलिए 4th पॉइंट है फंडामेंटल राइट। 3 आर्गन हमने पढ़ लिए, सेपरेशन ऑफ पावर था, तीनों आर्गन का अपना अपना पावर है। चलिए फंडामेंटल राइट जो है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल है ना, आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। पहले मैं लिख देता हूं फंडामेंटल राइट्स। की फीचर का 4th पॉइंट है ना। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट हमारे और आपके अधिकार, मूलभूत अधिकार, जो मैंने अभी बताया कि हमको एजुकेशन मिले, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। हमको अधिकार है कि हम जिस भी धर्म को पालन करना चाहें हम पालन कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीच, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है।
So these are fundamental right and these are called the soul of the constitution. चलिए पहले पढ़ते हैं क्या दिया आपके बुक में, then we will proceed. The section on fundamental right has often been referred as conscience. Conscience मतलब आत्मा. देखो इसमें आ गया of the Indian Constitution. लिख देता हूं मैं इसको. Let me write this point. I will write in blue color. चलो. The section fundamental right has often been referred to as conscience of the Indian Constitution. Conscience of the Indian Constitution. आत्मा है ना, आत्मा है हमारे संविधान का. कौन? फंडामेंटल राइट. चलिए फंडामेंटल राइट पेज नंबर 40 पे मैं पढ़ रहा हूँ. फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. गवर्नमेंट का जो आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट मतलब निरंकुश शासन से हमको बचाता है. मतलब कुछ भी नहीं कर सकते. हम जब जा रहे पता लगा 2 पुलिस वाले आए, दोनों तरफ से हाथ पकड़े उठा के जेल में लेके चले गए. ये क्या है? ये उनका निरंकुशता है. दे कैन नॉट डू, है ना. वी कैन स्पीक टू देम. भाई ये क्या है? स्टे अवे फ्रॉम मी एंड टेल मी द रीजन. ये हमारा राइट है. फिर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट मिलेगा, ये भी हमारा राइट है. तो उनके निरंकुश जो शासन है स्टेट का, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, उससे हमको बचाता है. The Constitution thus guarantees the right of individual against state as well as against other individual. तो फंडामेंटल राइट हमको किससे बचाता है? एक तो गवर्नमेंट से बचाता है और कोई और भी इंडिविजुअल हो जो आपके ऊपर आके आपको क्षति पहुंचाना चाह रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उससे भी आपकी ये रक्षा करता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आप लोग को? जैसे हमको कोई भी केस है, हम अगर जाए चाहे जैसे कोई प्रॉपर्टी का केस है तो हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीजन आया है, पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का है, तो फिर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं. हाई कोर्ट से डिसीजन आया, पर्टिकुलर अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी को लेके, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्सेप्ट द पिटीशन, है ना. गॉट द पॉइंट? It is that much importance it has been given to by the Constitution. चलिए, moreover, various minorities communities also express the need for Constitution to include rights that would protect their group. जैसे अब minorities हैं, कंट्री है कोई भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब किसी की अगर मेजोरिटी है तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी को जाके मार के उलट दे, है ना. नॉट पॉसिबल. क्यों? फंडामेंटल राइट उनको प्रोटेक्ट करता है. The Constitution therefore also guarantees the right of minority against the majority. चलिए, अब मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूं ताकि you should be ready with. पहले तो मैंने लिख दिया फंडामेंटल राइट को क्या रेफर करते हैं. सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन्स against the arbitrary and absolute. यार इसमें इंक डाला लेकिन चल नहीं रहा. चलिए, against the arbitrary and absolute
एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। क्या मतलब हुआ इसका कि हमको प्रोटेक्ट करता है बाई फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर। जैसे गवर्नमेंट ने लगा दिया इमरजेंसी, इमरजेंसी में बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं ना। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि आपके अगर इमरजेंसी गवर्नमेंट ने लगा दी, अभी आप लोग का लेवल बहुत 8th क्लास है, तो फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपका किसी ने लगा दिया, इमरजेंसी लग गई, तो आपका कुछ फंडामेंटल राइट विड्रॉ होगा। वो भी कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कौन कौन से फंडामेंटल राइट आपके विड्रॉ हो जाएंगे ना। लेकिन नॉर्मल केस में फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, है ना, आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, 3rd पॉइंट में लिखता हूं, 1st, 2nd, 3rd पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसी का लिखता हूं, इट गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। इट मतलब फंडामेंटल राइट ना। इट गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल और राइट ऑफ माइनॉरिटी कर देता है, माइनर इंडिविजुअल या माइनॉरिटीज, तो मैं माइनॉरिटीज बोलता हूं, अगेंस्ट द मेजॉरिटी। ठीक है बच्चों, तीसरा भी पता चल गया हमको। जनरली हमारे प्रोटेक्शन एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। एवरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग एनिमल, एनिमल का भी फंडामेंटल राइट होता है ना, होता है कि नहीं होता? हम भी जानवर ही हैं, पढ़े लिखे जानवर हैं, बुद्धिमान जानवर हैं तो जानवर ही। चलिए 3rd हो गया, 4th करते हैं। पहले पढ़ता हूं मैं। डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट दैट द ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड, 2 फोल्ड है इसका। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट। 2 फोल्ड बताया इसका कि हर सिटीजन को वो इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सके, है ना। जैसे कोई है, किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो बीच में बोल नहीं सकता है, तो वो उसका फॉल्ट है, लेकिन उसको किसी ने मना नहीं किया है ना। इंडिपेंडेंट हो के वो डिसीजन ले सके, वो उसका फॉल्ट है, उसको किसी ने मना नहीं किया है। चलिए आगे चलें। एंड सेकेंडली दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ। ये जो अथॉरिटी जो पावर दिया है फंडामेंटल राइट से, सबके ऊपर बाइंडिंग है। अगर हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का फंडामेंटल राइट है, तो कोई कल को आके हमारे ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकता कि बस मुझे तो इलेक्शन मिल गया, आई एम द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और वो आके आपको बोले फुल स्टॉप, यू कैन नॉट स्पीक, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द फंडामेंटल राइट दैट मच पावर, है ना। उसको इतना पावर दिया गया है कि वो अपने आप में एब्सोल्यूट रहता है, नोबडी कैन टच दैट। अगर टच करना है तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मैं वो भी लिख देता हूं आप लोग के लिए, 4th पॉइंट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसीलिए मैं पूरा टाइम ले रहा हूं ताकि फिर ये बार बार आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग या वीडियो नहीं हो सकता है। तो एक बार में अगर थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा लगेगा, बट इट विल बी देयर फॉर एवर फॉर यू पीपल, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं करता हूं ऑब्जेक्टिव। मैं इसको फंडामेंटल राइट को FR लिखता हूं शॉर्टकट में, इज टू फोल्ड। नंबर 1, ये किसने बोला था? BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था
every citizen must be in position to claim those rights. Every citizen must be in position to claim those rights. नंबर 2, 2 फोल्ड थे ना, पहला फोल्ड बता दिया मैंने, दूसरा फोल्ड खोलते हैं। चलो नंबर 2 क्या है? These rights must be binding upon every authority that has got the power to make the law. So these rights is binding upon every authority who has got power to make law. तो बेटा ये 2 ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट के, आपको दोनों को याद रखना है। पहला क्या है कि भाई अपना अथॉरिटी, अपना राइट आप क्लेम करने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। ताकत मतलब विल पावर, है ना। और दूसरा, कोई भी लॉ बनाने वाला है उसके ऊपर ये बाइंडिंग होगा, फंडामेंटल राइट का जो लॉ है। तो आपको सोच समझ के ही लॉ बनाना है। ऐसे हवा मोड़ के लॉ नहीं बना दिया कुछ भी, चलो भाई आप चुप रहो, आप बोल लो, दिस इज नॉट अलाउड। जो राइट है सारे सिटीजन का समान है, चाहे माइनॉरिटी है चाहे मेजॉरिटी है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्डिंग्स है ना, थोड़े टफ होते हैं, बट अगर आप उसका बेसिक समझ जाओ ना, देन वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर ओन लाइफ, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक अलग सेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उन्होंने डिजाइन किया हुआ था। टू इंश्योर दैट ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन to institute laws and policies that help reduce poverty of masses। देखो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट को डायरेक्टिव था कि भाई जो मासेस था उनके अंदर से पावर्टी आपको हटाना है, सोशल इनजस्टिस हटा के सबको एक बराबर इक्वालिटी पे लेके आना है। क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ तो क्या था, बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। हम जातिवाद में बटे हुए थे, हम अमीर गरीब में बटे हुए थे, हम छुआछूत में बटे हुए थे। वो सब क्या था उस टाइम जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनका इंटेंशन यही था कि भारत के हर नागरिक दे शुड बी एट इक्वल लेवल। और वो कैसे किया जा सकता था, उसके लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया। उसमें उन्होंने बोला कि सबको इक्वलिटी पे लाओ, सबको एजुकेशन दो, सबका सोशल स्टेटस आप चेंज करो, है ना। बट इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, तो नॉट गोइंग टू टच दैट पॉइंट। फंडामेंटल राइट्स ही दिया है। अब फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्लूड्स नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। चलिए देखते हैं क्या है, पढ़ता हूं मैं। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, है ना। चलिए एक लाइन तो मैं लिख ही देता हूं, वेरी इमोशनल लाइन, टची लाइन, एकदम टच करे, है ना, बट इंपॉर्टेंट। ऑल person are equal before, कानून की नजर में सब
बराबर है ना। इसीलिए कानून ने क्या अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ऐसा ना हो कि देखे कि भाई कोई फेमस आदमी आ गया, कोई गरीब खड़ा है तो उसको देख के इसके मन में कुछ चलने लगे। पट्टी बांध दी है, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जो आप सच साक्ष्य या सबूत रखें उसके आधार पर फैसला सुनाएगा एंड इट विल बी इम्पार्शियल, है ना। तो इसीलिए कानून के हाथ पे पट्टी बंधी होती है और एक तराजू लगा होता है उसके हाथ में। जो साक्ष्य होगा उसके ऊपर जिधर भारी होगा, मतलब उसका जो मतलब अपना वो जस्टिस करने का तरीका होगा उसके हिसाब से, किसी को देखता नहीं है वो, है ना, आंख बंद करके डिसीजन देता है वो। चलिए आगे देखें। तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉज ऑफ द कंट्री, है ना, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स। तो आगे लिखता हूं, नो discrimination should be there based on caste, religion, sex, race, etc. है ना। तो कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, पहले क्या होता था, लेडीज को कम सैलरी देते थे सेम काम के लिए, जेंट्स को ज्यादा, वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और रिलीजन के बेस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कास्ट, किसी की जाति, रेस, उसकी प्रजाति, है ना, उसके बेस पे आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कलर भी है बट ठीक है, एक्सेट्रा मैंने लिखा, इट आल्सो इंक्लूड्स कलर एंड मेनी मोर थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट चलिए आगे, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेडीज को कम सैलरी दे रहे हो, जेंट्स को ज्यादा दे रहे हो फॉर सेम वर्क, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। मैं लिख देता हूं, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैन नॉट discriminate anyone कहा था इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते वो लोग ऑन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबको जॉब का समान अपॉर्चुनिटी देना है, कि ऐसा नहीं करना है कि भाई लेडीज कर सकते हैं, जेंट्स कर सकते हैं, सबको बराबर अधिकार देना है और उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है। कुछ ऐसी फील्ड है जहां पे, जैसे आर्मी में गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है, वो इसके अंदर नहीं आता है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों। आगे है, देयर आर एक्सेप्शन दैट you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. Untouchability abolished. अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना, जो आर्टिकल 70। हाँ, ये इसमें आर्टिकल के बारे में नहीं दिया है, इसलिए आई एम नॉट टचिंग आर्टिकल। ये आर्टिकल 14 से 70 तक बहुत सारे, सब में अलग अलग, हर पॉइंट का अलग अलग आर्टिकल है। कि इक्वल बिफोर लॉ आर्टिकल 14 हो जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट 15, 16 करके आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है। बट आई एम नॉट टचिंग आर्टिकल, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू योर बुक, योर सिलेबस ओनली। और इसमें ऐसा बोलता है कि इट इज ऑल्सो राइट टू इक्वलिटी, किसी को अनटचेबिलिटी, छुआछूत में भाई तुमको हम छू नहीं सकते, छू लिए तो जाना पड़ेगा नहाने, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट दैट पर्सन एंड क्राइम कम्स अंडर फंडामेंटल राइट, है ना। वो आपके ऊपर अगर क्लेम कर देगा देन यू विल नॉट हैव मी, कोई आपके पास आंसर नहीं होगा, बट यू हैव टू कंटेस्ट और
फाइट फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि यू हैव क्या किया आपने, उसके फंडामेंटल राइट को छेड़ दिया है ना। बट यही है कि हमको पता होना चाहिए ना कि हमारे पास वो राइट है, वो राइट है, हमको पता होना चाहिए और अपने राइट के लिए लड़ना भी आना चाहिए आपको। चलिए, राइट टू इक्वलिटी कर लिया हमने, एक हो गया। दूसरा, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। पढ़ता हूं क्या दिया है इसके अंदर। लेट अस सी, दिस इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लिख देता हूं मैं, नाउ आई विल चूज ब्लैक कलर। चलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to freedom of speech and expression। देखिए बच्चों आगे, the right to form association, the right to move freely। करता जाता हूँ इसी में, right to form association, right to move freely in any state and reside in any part of the country। ये समझ में आया। राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू फ्रीडम में क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। हम एक ग्रुप बना सकते हैं ना, ग्रुप बना के कुछ भी काम कर सकते हैं, इसका भी हमको राइट है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये हमारा राइट है कि हम किसी भी स्टेट में जाएं, कहीं भी हम रहें, ये दिस इज आवर फंडामेंटल राइट है ना। तो किसी भी स्टेट में कोई भी मतलब किसी भी स्टेट का बंदा अगर जाके वहां रह रहा है तो वो उसका अधिकार है। हम इसको ये नहीं कह सकते भाई तू बाहर का है तो यहाँ कैसे आ गया, दिस इज नॉट द राइट वे। रादर ये उसका ही घर है ना, जितना मेरा अधिकार है उतना उसका भी अधिकार है। चलिए आगे बढ़े। फिर है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, ये भी इसी में आता है, मैं लिख देता हूं, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ऑक्यूपेशन और बिजनेस, तो ये भी उसका अधिकार किस में आता है, राइट टू फ्रीडम में ही आता है। कोई भी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ऐसा नहीं कि भाई ये पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन हमारा ही है, कोई भी कर सकता है। यू कैन नॉट चैलेंज हिम। ऑक्यूपेशन कोई भी व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों इसको दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। आप आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, ये थोड़ा वास्ट लेवल पे होता जाएगा। और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करने वाले हैं फ्यूचर में, तब तो ये आपके लिए संजीवनी बूटी है ना। जैसे संजीवनी बूटी बिना खाए प्राण नहीं बचता, इन केस ऑफ अगर आपको लग गया है, प्राण घातक अटैक हुआ है, ऐसे ही इसके पढ़े बिना आपको कोई भी कंपटीशन अधूरा है ना। सो आपको भले हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड है, टफ का जो स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन ये हमको दिल और दिमाग अपने खून में उसको उतार लेना है। चलिए थर्ड वन करता हूं मैं,
थर्ड वन क्या है? थर्ड वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण है ना, किसी का शोषण करना। तो पढ़ता हूं पहले क्या है एग्जैक्टली। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, लिखता हूं मैं। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, human trafficking, forced labor, and child employment below the age of 14। बच्चे को जो 14 साल से कम है, अगर उसको आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया तो ये क्या है? उसका एक्सप्लॉयटेशन में गिना जाएगा और उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। तो यू कैन नॉट एम्प्लॉय अ बॉय बिलो 14 ईयर्स, लेकिन 14 से ज्यादा है तो अगर उसकी मर्जी है या उसके गार्जियन की मर्जी है तो वो कर सकता है ना, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। और दूसरा क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब ह्यूमन का व्यापार, उसको एक जगह से खरीदना दूसरी जगह बेच देना, है ना। दिस इज नॉट अलाउड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोग देह व्यापार जिसको बोलते हैं, भाई आदमी को बेच दिया, उसका क्या कर सकते हो लोग? काट के उसका आंख बेचे, उसकी किडनी बेचे, उसका लीवर बेचे, हो सकता है, या फिर गलत तरीके से यूज करे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड। अगला है फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती किसी को आप बोल नहीं सकते कि मेरा काम कर, है ना। जबरदस्ती आप किसी से अपना काम नहीं करवा सकते हैं। प्लीज केयरफुली लिसन केयरफुली। आप किसी के अब जबरदस्ती जो है लेबर या वो नहीं करा सकते। तीसरा, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14। ये ईयर आपको याद रखना है कि 14 से नीचे नहीं करा सकते, है ना। आपसे पूछेगा कि चाइल्ड लेबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर, तो लिखेगा चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, दूसरा लिखेगा चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16, तीसरा लिखेगा चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। तो बिलो द एज ऑफ 14 इज योर राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़े। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ पॉइंट। We can accept any religion. We can accept any religion. फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑफ रिलीजन। चले बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन, है ना। सारे सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है। मैं लिखता हूं रिलीजियस फ्रीडम is provided to all citizens। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। चलिए अब नीचे जगह कम है तो मैं ऊपर लिखता हूं। ये फोर्थ पॉइंट को मैं ऊपर के दो मिटा रहा हूं।
बिकॉज आई वॉन्ट स्पेस, है ना, स्पेस तो चाहिए मुझे लिखने के लिए, लिखता हूं मैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, इसी के आगे कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। ये मैंने स्टार मार्क से दोनों को जोड़ दिया। एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस profess and propagate and propagate the religion of their choice. ठीक है। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में रिलीजियस फ्रीडम हैज बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन एंड सारे लोगों को अधिकार है कि वो प्रैक्टिस, मतलब जो धर्म को पालन करना चाहे उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, एंड प्रोपेगेट, और उसका प्रचार आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस का रिलीजन। नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। फिफ्थ वन, cultural and educational rights. क्या है, पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। The Constitution states that all minority, religious or linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. Very important. मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। अब मैं इसको नीचे वाला भी मिटा रहा हूं। चलिए, ये है The Constitution states that the Constitution states that all minorities रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटी कौन से हो सकते हैं, या तो रिलीजियस हो सकते हैं यानी धर्म के आधार पर माइनॉरिटी है, या लिंग्विस्टिक या भाषा के आधार पर, है ना, या तो आप धर्म के आधार पर माइनॉरिटी होंगे या तो भाषा के आधार पे। कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल institution in order to preserve and develop their own culture. Preserve and develop their own culture. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जो आपको क्या बोलता है कि सारे माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक हो, वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और उनका इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपना खुद का कल्चर डेवलप करने के लिए वो लोग ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए अगला देखें, इट इज वेरी इजी। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, छठा 6(1) है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
रेमेडीज सॉरी सी है चलिए देख लेते हैं क्या है ये This allows citizens to move court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. This allows citizen to move court if they believe that any of their right have been violated by state. राइट को फंडामेंटल राइट कर देते हैं FR लिखता हूं मैं have been violated by state. ठीक है क्या मतलब है इसका कि अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है गवर्नमेंट ने उसको जबरदस्ती घर में बंद कर दिया जबरदस्ती नजर बंद कर दिया तो वो कोर्ट में जा सकता है उसके अगेंस्ट रेमेडी मतलब उपचार है ना उसको सही करने के लिए कोर्ट जा सकता है कोर्ट विल डिस्कस एंड डिसाइड व्हाट इज द प्रॉपर थिंग नीड्स टू बी डन और कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर सकता है नेक्स्ट वन इज बेटा सेकुलरिज्म अ सेकुलर स्टेट इज वन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन है ना अब ये लास्ट लाइन था जो मैंने अभी बोल दिया अब इसको मैं लिख दूंगा देन इट इज चैप्टर विल बी ऑफिशियली क्लोज्ड सेकुलरिज्म के लिए यूनिट 2 है इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर है सो वी विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज सेकुलरिज्म हाउ द गवर्नमेंट प्रिजर्व्स सेकुलरिज्म उसके लिए डिटेल पढ़ेंगे बट खाली डेफिनेशन है तो मैं बता देता हूं सेकुलरिज्म क्या है जो स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफिशियली कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन गवर्नमेंट कैन नॉट प्रमोट any religion as religion of state इसको जो धर्म फॉलो करना है वो करे है ना कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो जहां भी जाएंगे आप वहां किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई भी हो स्कूल हो सरकारी स्कूल है सरकारी ऑफिसेज हैं किसी भी धर्म को लेके वो उसमें प्रमोशन नहीं कर सकते प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैन डू है ना प्राइवेट स्कूल कैन डू बट गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट ऑफिसेज कैन नॉट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फंडामेंटल क्या था हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which we have successfully completed in 2 parts but very important chapter you should all know about this so I am closing this chapter over here only then we will come up with next chapter so right now this is all बच्चों आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए थैंक यू सो मच जय श्री कृष्ण Like and share and subscribe.